नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं KNIQ एकेडमी। KNIQ एकेडमी का जो लक्ष्य है वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे CET। अभी अभी आपको पता है कि CET की वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की। आपको अंकित सर ने जो है वीडियो के माध्यम से इसके बारे में अवगत भी करवाया है KNIQ एकेडमी के द्वारा। और उसके अलावा रीट जो है, रीट की वैकेंसी हो गई, सेकंड ग्रेड की हो गई, फर्स्ट ग्रेड की हो गई, RAS की हो गई और अनेक प्रकार की जो RPSC की वैकेंसी निकलती है, उन सभी वैकेंसियों के अंदर गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रदान करना ही KNIQ एकेडमी का लक्ष्य है। हम अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और टेलीग्राम पर। उसके अलावा हमारा अपना एप्लीकेशन भी है। आप ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। तो हम इस क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है। संविधान के बारे में हमने पढ़ा, राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा कि संविधान जो है किसी भी देश का वो उच्चतम कानून होता है, वो उच्चतम व्यवस्था होती है, वो उच्चतम नियमावली होती है जिसके द्वारा किसी भी देश का जो राज व्यवस्था है वो संचालित होती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राज व्यवस्था क्या होती है, कि संविधान जो है, संविधान के अंदर बताए गए नियम जो है, वो कानून जो है, अधिनियम जो है, विधि, उनको उन उन कानूनों को अप्लाई करना, उन कानूनों को जो है, उन विधि जो है, उन नियमों जो है, उनको अप्लाई करने की जो व्यवस्था है, उनको लागू करने की जो व्यवस्था है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि ये राज व्यवस्था है। साथ साथ उसके बारे में हमने देखा कि संविधान के अंदर, संविधान जो है वो अनेक प्रकार की शक्तियां, संविधान के अनेक प्रकार के महत्व होते हैं। जैसे कि संविधान जो है नागरिकों को अधिकार देता है, संविधान जो है किसी भी देश की राज व्यवस्था का निर्धारण करता है कि देश की राज व्यवस्था कैसी होगी, देश का शासन कैसा होगा, यूनिटरी यानी एकात्मक शासन होगा, या फिर देश के अंदर संघात्मक शासन होगा, या फिर अर्ध संघात्मक शासन होगा। तो इस प्रकार की तमाम शक्तियां जो है वो संविधान हमको प्रदान करता है। संविधान जो है वही किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की राज व्यवस्था का निर्धारण करता है। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा कि संविधान जो है वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जो है उसके अंदर नियम जो है वो काफी स्पष्ट होते हैं, काफी निर्धारित होते हैं। अलिखित संविधान जो है वो तुलनात्मक रूप से जो है थोड़ा अस्पष्ट होता है। साथ में हमने ये भी देखा कि कोई भी संविधान जो होता है ना तो पूर्णतया लिखित होता है, ना पूर्णतया अलिखित होता है। लिखित संविधान में भी कुछ अलिखित तत्व होते हैं। इसके अंदर हमने भारत के संविधान का उदाहरण भी देखा कि सामान्यतः क्या होता है कि संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन परंपरा ये है कि राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो बहुमत पार्टी का नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री। तो ये परंपरा बनी हुई है। तो संविधान के अंदर कुछ तत्व जो होते हैं वो अलिखित, संविधान में भी कई सारे तत्व अलिखित होते हैं जो कि हमको समझ में आता है। और अलिखित संविधान में भी बहुत सारे तत्व लिखित होते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड के संविधान के अंदर देखा कि इंग्लैंड के संविधान के अंदर हमने देखा कि एक बिल ऑफ एक्ट आया, मैग्ना कार्टा, है ना। मैग्ना कार्टा जो 1215 के अंदर लागू हुआ, तो उस प्रकार से बिल ऑफ राइट्स भी जो है वो इंग्लैंड के संविधान के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो अलिखित संविधान के अंदर भी लिखित तत्व होते हैं, इसलिए हम किसी भी संविधान को लिखित और अलिखित न कहकर हम कह सकते हैं कि मुख्यतः लिखित और मुख्यतः अलिखित। यानी कि मुख्यतः लिखित यानी ज्यादातर तत्व उसके लिखित है, और मुख्यतः अलिखित यानी ज्यादातर तत्व जो है उसके अलिखित है। उसके बाद हमने देखा एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था और अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था के हमने देखा कि सारी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, वो केंद्र सरकार के पास होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में हमने ये भी देखा कि ये शासन व्यवस्था कहाँ कार्य करती है, छोटे क्षेत्रों के अंदर कार्य करेगी, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कार्य करेगी। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कार्य करेगी, बड़े क्षेत्र वाले जो है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर ज्यादा उपयुक्त होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भारत जो है वो क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघात्मक है ना। ये जो है संघात्मक है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के हम इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फेडरेशन।
पेन। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फेडरेशन, संघीय व्यवस्था, फेडरेशन और यूनियन। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन संघीय व्यवस्था। ठीक है, कॉन्फेडरेशन संघीय व्यवस्था, इसको हम हिंदी में कहेंगे परिसंघीय, है ना। परिसंघीय शासन व्यवस्था या परिसंघीय व्यवस्था। तो परिसंघीय शासन व्यवस्था, अगर हम इनके अंदर अंतर देखें तो देखो, कॉन्फेडरेशन जो है उसमें क्या होता है, अधिक शक्तियां किसके पास होती है, तो अधिक शक्तियां कॉन्फेडरेशन व्यवस्था के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां जो है वो क्या करते हैं, केंद्र को दे देते हैं। तो छोटे छोटे राज्य अगर मिलकर जो है एक देश का निर्माण करते हैं और वो अपनी कुछ शक्तियां जो है वो किसको दे देते हैं, वो केंद्र को दे देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था जो है उसको हम बोलेंगे परिसंघीय व्यवस्था या कॉन्फेडरेशन व्यवस्था। ठीक है। फेडरेशन के अंदर क्या होता है, फेडरेशन यानी कि संघीय व्यवस्था। फेडरेशन के अंदर भी होता यही है कि छोटे छोटे राज्य जो है वो आपस में मिलकर एक देश का, एक राष्ट्र का एक निर्माण करते हैं और वो अपनी शक्तियां जो है वो किसको दे देते हैं, केंद्र को दे देते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि परिसंघीय व्यवस्था के अंदर राज्य के पास शक्तियां अधिक होती हैं, है ना। उन्होंने अपनी कुछ शक्तियां जो है वो किसको दी है, केंद्र को दी है। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां जो है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर तो राज्यों के पास शक्तियां क्या होगी, परिसंघीय व्यवस्था के अंदर शक्तियां ज्यादा किसके पास होगी, राज्यों के पास होगी। और संघीय व्यवस्था के अंदर शक्तियां ज्यादा किसके पास होगी, मतलब ज्यादा नहीं कहेंगे यहां पर, केंद्र और राज्य, केंद्र के पास तुलनात्मक यानी कि परिसंघीय व्यवस्था से ज्यादा शक्तियां संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र के पास होगी। ठीक है, फिर हम देखें तीसरी व्यवस्था जो है वो यूनियन व्यवस्था। इसको भी संघीय व्यवस्था भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। हिंदी के अंदर फेडरेशन को भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसलिए इंग्लिश के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंग्लिश में फेडरेशन कहेंगे और इसको हम कहेंगे यूनियन कहेंगे। तो यूनियन जो होता है, यूनियन में ज्यादा शक्तियां किसके पास होगी, यूनियन में ज्यादा शक्ति जो होगी वो केंद्र के पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर और राज्यों में स्वायत्तता, अगर परिसंघीय व्यवस्था है, कॉन्फेडरेशन है, तो आप ये बताइए राज्य के पास शक्ति ज्यादा होगी, तो राज्य के पास स्वायत्तता क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, तो हम कहेंगे ज्यादा होगी। ठीक है, तो राज्य के अंदर हम देखें, परिसंघीय व्यवस्था के अंदर राज्य के पास क्या होगा, शक्तियां ज्यादा होगी, स्वायत्तता ज्यादा होगी, नियंत्रण ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर जब हम फेडरेशन यानी संघीय व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि संविधान जो है वो अधिकांश रूप में संविधान तय करेगा कि राज्य के पास शक्तियां ज्यादा होगी या केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होगी। हम और डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर संघीय व्यवस्था यानी यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, यहां पर राज्यों के पास सीमित शक्तियां होगी, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होगी। यूनियन के अंदर केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होगी तो राज्य के पास स्वायत्तता क्या होगा, हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार हम देखेंगे, केंद्र सरकार परिसंघीय व्यवस्था के अंदर तो केंद्र सरकार कैसी हो जाएगी, कमजोर होगी या मजबूत होगी, परिसंघीय व्यवस्था के अंदर तो केंद्र सरकार कैसी होगी, कमजोर होगी। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि फेडरेशन के अंदर जो है वहां पर क्या होगा, संतुलन होगा, है ना। कुछ शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होगी, कुछ शक्तियां यहाँ पर राज्य के पास ज्यादा होगी। लेकिन यूनियन के अंदर क्या होगा, केंद्र सरकार मजबूत होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी बेसिक जो अंतर है तीनों के अंदर, कॉन्फेडरेशन परिसंघीय व्यवस्था, फेडरेशन संघीय व्यवस्था और यूनियन, इसको भी संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर जो मूल अंतर है वो हमने देखे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं परिसंघ।
परिसंघ के अंदर, हाँ, परिसंघीय व्यवस्था के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो परिसंघीय व्यवस्था, जैसे हमने आपको बताया कि जो स्वतंत्र राज्य होते हैं, वो स्वतंत्र राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां जो है वो किसको दे देंगे? केंद्र को दे देंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देंगे, लेकिन ज्यादा शक्तियां इसके अंदर किसके पास रहेगी? ज्यादा शक्तियां राज्य के पास रहेगी। ऐसी व्यवस्था, ऐसा राज्य, ऐसे शासन को हम क्या कहेंगे? परिसंघीय शासन, कॉन्फेडरेशन राज्य। ठीक है, तो राज्य मिलकर, स्वतंत्र राज्य मिलकर क्या करते हैं? एक संगठन बनाते हैं। यहां पर केंद्र क्या होगा? कमजोर होगा या मजबूत होगा? तो परिसंघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र कैसा होगा? केंद्र कमजोर होगा, क्योंकि केंद्र को शक्तियां किसने दी? राज्य ने केंद्र को शक्तियां दी है, इसलिए केंद्र कैसा होगा? कमजोर होगा। यहां पर हम देखते हैं सदस्य राज्य क्या करते हैं? अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं। सदस्य राज्य जो है, संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी जो है, वो केंद्र के पास होगी या राज्य के पास होगी? तो परिसंघीय व्यवस्था के अंदर संप्रभुता जो है वो किसके पास होगी? राज्यों के पास जो है वो संप्रभुता रहेगी। और यहां पर राज्य चाहे तो क्या हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि राज्य जो है, राज्यों ने केंद्र को शक्ति, तो राज्य यहां पर अलग भी हो सकते हैं। परिसंघीय व्यवस्था के अंदर यही है कि राज्य क्या कर सकता है? अलग हो सकता है। जैसे कि आप, हम, मैं, राज्य अलग हो सकता है। जैसे आजकल के जो नए मॉडर्न के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं रिलेशनशिप होते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आपस में क्या होते हैं? अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम क्या कह सकते हैं? परिसंघीय व्यवस्था के अंदर भी उसी प्रकार की चीजें होती हैं कि जब चाहे अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? परिसंघीय व्यवस्था। शादी अगर हो गई तो क्या हो सकते हैं क्या अलग? एक ऐसे नहीं, शादी हो गई तो फिर उसके अंदर तुलनात्मक रूप से अलग होने का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स लेना पड़ेगा। डाइवोर्स लेना पड़ेगा तो फिर वो व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? वो परिसंघीय व्यवस्था ना होकर वो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? वो व्यवस्था जो है फेडरेशन व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अब उदाहरण उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका का जो है, अमेरिका के अंदर एक क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि 1777 के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्रांति चल रही थी, स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी, तो हम देखते हैं 1777 के अंदर अमेरिका ने क्या किया था? जो है 13 अमेरिकी उपनिवेश यानी कॉलोनीज ने मिलकर क्या किया? अमेरिकन रिवॉल्यूशन वार के दौरान ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर एक परिसंघ बना दिया अमेरिका जो है। क्योंकि अब परिसंघ के अंदर होता क्या है कि भैया आप अकेले राज्य है, अकेले राज्य किसी बड़ी शक्तियों से जो है वो लड़ नहीं सकते, तो क्या छोटे छोटे राज्य आपस में इकट्ठे हो जाएंगे? छोटे छोटे राज्य आपस में इकट्ठे होकर अपनी शक्तियां जो है वो क्या कर देंगे? केंद्र को दे देंगे। तो फिर वो उसके बाद वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली जो है व्यक्ति से, ज्यादा शक्तिशाली सत्ता से लड़ने के लिए हमको भी शक्तिशाली ज्यादा होना पड़ेगा। तो अलग अलग राज्य जो है वो मिलकर क्या करते हैं? आपस में जब मिल जाते हैं तो उनकी शक्तियां बढ़ जाती है, इसी को हम परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। तो ब्रिटेन के खिलाफ हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ? एकजुट होने के लिए अकेला कोई उपनिवेश ब्रिटेन जैसी बड़ी शक्ति का सामना तो कर नहीं सकता, इसलिए 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक संघ बनाया, मजबूत केंद्रीय। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या करते थे? ब्रिटेन के अंदर थे, मतलब, तो ये चाहते थे कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो नहीं, केंद्र के अंदर शक्तियां ज्यादा ना हो, इसकी व्यवस्था जो है वो कौन सी व्यवस्था के? तो परिसंघ के अंदर ही इसकी व्यवस्था होती है। केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनने नहीं देना है, अपनी जो शक्तियां है वो बनाए रखनी है, अपनी संप्रभुता बनाए रखनी है। इसी लक्ष्य के साथ 1777 के अंदर क्या किया? इन लोगों ने मिलकर, 13 उपनिवेशियों ने मिलकर, 13 उपनिवेश कॉलोनी ने मिलकर जो है एक परिसंघ का निर्माण किया। राजा की केंद्रीकृत सत्ता से परेशान थे, इसलिए ऐसी नई सरकार नहीं बनाना चाहते थे जो फिर उन्हीं पर हावी। भाई कोई क्यों ही चाहेगा, जब वो खुद ही आपस में जो खुद ही मिलकर शक्तियां दे रहे, तो वो क्यों चाहेगा कि केंद्र जो है उन पर वापस हावी हो? क्योंकि वो इसी बात से तो परेशान होकर उन्होंने जो है ये व्यवस्था बनाई, ये शासन जो बनाई है ना। तो फिर वो केंद्र को ज्यादा शक्तियां क्यों देना चाहेगा? इसलिए उन्होंने क्या किया? जो है परिसंघ बना दिया। 1777 का फिर एक दस्तावेज 1777 के अंदर आर्टिकल ऑफ
कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघीय व्यवस्था का एक आर्टिकल जो है वो तैयार किया गया, ठीक है, जो 1781 तक चला। इसके अंदर समस्या थी कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कर नहीं लगा सकती थी, शक्ति नहीं थी, केंद्र सरकार के पास इतनी शक्तियां थी नहीं, तो कर कैसे भी लगाएगी। कोई राष्ट्रीय राष्ट्रपति नहीं था। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं बढ़ने लगी। परिणाम, इन कमियों के कारण 1787 के अंदर नया संविधान बनाया गया, जो कि 1789 के अंदर 1789 के अंदर अमेरिका एक फेडरेशन संघीय राज्य बन गया, जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो क्या हो वो स्पष्ट बंटवारा हो गया। ठीक है, तो आपने देखा अमेरिकन क्रांति के दौरान 1777 के अंदर क्या हुआ। 1777 के अंदर 13 निवेशी कॉलोनी ने मिलकर एक परिसंघ का निर्माण किया, जिसके अंदर केंद्र के पास उतनी शक्तियां थी नहीं, है ना, राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां थी। क्या लक्ष्य था? ब्रिटेन से लड़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हमें समस्या क्या होने लगी, केंद्र जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता था, एक केंद्रीय राष्ट्रपति नहीं था, तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि वो काफी थोड़ी समस्या, एक देश को चलाने के लिए केंद्र को मजबूत होना काफी आवश्यक होता है। अच्छी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा फिर उन्होंने भारतीय सॉरी फिर उन्होंने अमेरिकन संविधान बनाया, अमेरिकन संविधान की रचना की, है ना, जो 1789 के अंदर लागू हुआ। यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा हुआ। और इसके साथ जो है अमेरिकन पहले जो है 1777 जो है ना, वहां पर तो क्या था, परिसंघ था। लेकिन 1789 पर में अमेरिका के अंदर जब संविधान जो है वो लागू हुआ, तब वो परिसंघ से क्या हो गया, वो फेडरेशन हो गया, संघीय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें अमेरिका ने कॉन्फेडरेशन इसलिए बनाई थी क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट रहना था, लेकिन बाद में मजबूत केंद्रीय सरकार जो है उसको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, यही चीजें हैं कि परिसंघ में सदस्य राज्य अपनी संप्रभुता जो है वो बनाए रखते हैं, इसलिए वे संघ से अलग होने का अधिकार रख सकते हैं। परिसंघ के अंदर जब चाहे क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। परिसंघ के अंदर क्या कर सकते हैं, जब चाहे अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा संघ के अंदर नहीं होता, फेडरेशन के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता। फेडरेशन के अंदर क्या होता है, फेडरेशन के अंदर कुछ नियमों के द्वारा ही कुछ नियमों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, अलग हो सकते हैं, ऐसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन परिसंघ जो है जब चाहे अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा उसके अंदर वो नहीं है। इसलिए अब फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन कैसे बनता है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कमिंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ आना, एक साथ मिलकर आना और फिर एक राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, अमेरिका के अंदर ही हम ये उदाहरण देख सकते हैं, है ना। तो फेडरेशन के अंदर क्या होता है, राज्य जो है वो साथ में मिलके आते हैं, साथ में मिलके जुड़ते हैं और फिर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसी व्यवस्था के को क्या कहेंगे, फेडरेशन व्यवस्था। परिसंघ भी सिमिलर है लेकिन परिसंघ के अंदर शक्तियां राज्यों के पास ज्यादा होती है। फेडरेशन के अंदर राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। परिसंघ के अंदर केंद्र जो है वो कैसा होता है, वो कमजोर होता है। लेकिन फेडरेशन के अंदर जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संतुलन होता है, हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम यहां कहेंगे कमिंग टुगेदर। फेडरेशन को क्या बोलते हैं, साथ में आकर क्या कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं राज्य। इसमें कोई स्वतंत्र राज्य या क्षेत्र आपस में मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। विशेषता इसकी क्या होती है, राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंपते हैं, राज्यों को काफी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिलती है, सभी राज्य की स्थिति लगभग समान होती है फेडरेशन के अंदर। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, देखो अब सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने देखी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो संविधान के अंदर मेंशन नहीं की गई, अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो किसके पास जाएगी। तो फेडरेशन के अंदर हम देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां जो है अक्सर राज्यों के पास जाती है, केंद्र के पास नहीं जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है केंद्र से तुलनात्मक रूप से राज्य क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो राज्य के पास, तो राज्य क्या है, संप्रभु है, हो जाएगा भाई। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां जो है वो अगर राज्य के पास जाएगी तो मजबूत कौन होगा, ताकतवर कौन होगा, राज्य होगा। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां अगर केंद्र के पास जाएगी तो मजबूत कौन होगा, वो केंद्र होगा। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास जाएगी तो संप्रभु कौन होगा, राज्य होगा। अवशिष्ट शक्ति अगर केंद्र के पास जाएगी तो संप्रभु कौन होगा,
केंद्र होगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जिसके पास जाएगी वही जो सत्ता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर बात करें तो क्या भारत परिसंघ है? तो हम कहेंगे भारत परिसंघ तो नहीं है। क्या भारत के अंदर राज्यों ने मिलकर देश का निर्माण किया? क्या कमिंग टुगेदर, क्या भारत के अंदर राज्य साथ में आए और फिर उन्होंने केंद्र को शक्तियां दी? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, तो भारत के अंदर क्या है, भारत जो है ना तो परिसंघ है ना फेडरेशन है। को भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के अंदर कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे हम इसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी राज्यों का संघ। ये संघ फेडरेशन वाला संघ नहीं है, ये संघ जो है यूनियन वाला संघ है। फेडरेशन को भी संघ ही कहते हैं, यूनियन को भी संघ कहते हैं, लेकिन ये जो संघ है ये यूनियन वाला संघ है। ठीक है, फेडरेशन जो है उसके अंदर होता है कमिंग टुगेदर, राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर, देश राज्य को होल्ड करके रखा है। तो देश जो है सत्ता का केंद्र देश हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और संघीय या फेडरेशन के अंदर क्या होगा, सत्ता का केंद्र जो है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली जाएगी, राज्य के पास चली जाएगी। तो भारत फेडरेशन नहीं है, इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 के अंदर ये चीज लिखी हुई है, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद के अंदर हमने अपने देश के लिए दो शब्दों का दो नाम का यूज किया, इंडिया भी यूज किया और भारत भी यूज किया। भारत हमने अपने कल्चर को संरक्षित करने के हिसाब से हमने भारत शब्द यूज किया, क्योंकि ओरिजिनली तो हम क्या भारतवासी ही कहलाते हैं, भारतीय ही कहलाते हैं। इंडियन हम क्योंकि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हमको मॉडर्न नाम की भी आवश्यकता, तो हमने इंडिया यूज किया। ठीक है, इसमें मतभेद था, कुछ लोग बोल रहे हैं हम इंडिया शब्द को ले, कुछ लोग बोल रहे हैं भारत ले, दोनों को ही ले लिया हमने। मतलब भारत कई राज्यों का क्या है, एक संघ है, यूनियन है, लेकिन ये राज्यों के बीच में किसी एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ होता है, जैसा कि फेडरेशन के अंदर होता है, जैसा कि परिसंघ के अंदर होता है। वहां पर एग्रीमेंट, राज्य मिलकर एग्रीमेंट करते हैं और फिर देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर किसी एग्रीमेंट के तहत ये चीज बनी हुई नहीं है, और ना ही राज्य को अलग होने का अधिकार है। क्या परिसंघ के अंदर राज्य, क्या परिसंघ के अंदर राज्यों को अलग होने का अधिकार है? बिल्कुल है। परिसंघ में तो राज्य बहुत ही आसानी से अलग हो सकते हैं। फेडरेशन के अंदर राज्य अलग हो सकते हैं, हाँ फेडरेशन के अंदर राज्य हो सकते हैं, लेकिन इतने आसानी से वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन यूनियन के अंदर संभव ही नहीं है, राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य को अलग होने का कोई अधिकार ही नहीं है ना। तो यूनियन के अंदर हम क्या देखते हैं कि राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकते। शक्तियों का अगर हम देखें, इंडिया जो आज हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ऐसे कैसे यूनियन ऑफ स्टेट? तो यहां पर हम देखें 565 रियासतों से बना हुआ है। 565 रियासतें थे 1947 1947 के अंदर। उन 565 रियासतों को इकट्ठा किया, जिसमें मुख्य भूमिका रही वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1947 के अंदर ब्रिटिश भारत के अंदर क्या था, 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे और इसके अंदर ब्रिटिश राज के अधीन भी थे। तो कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ब्रिटिश राज्य के अधीन भी थे, है ना। अब क्या हुआ कि भारत के अंदर क्या करना था, इनको विलय करना था, ना कि एग्रीमेंट करना था। यहां पर क्या था, विलय करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो यहां पर हम देखते हैं मुख्य भूमिका रही सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर सभी रियासतों जो है उनको हस्ताक्षर करवाया। किसी भी प्रकार से कुल मिला के क्या हो गया, हमारा भारत जो है वो बन गया, राष्ट्र बन गया, देश बन गया।
एकीकरण हुआ कुछ रियासतों। अब रियासतें जो थी 565 रियासतें थी, लेकिन हम देखते हैं अभी राज्य जो है वो तो इतने नहीं बने। तो कुछ रियासतों ने आपस में मिलकर क्या बना दिए, राज्य बना दिए, मर्ज हो गए तो राज्य बन गए, है ना। अधिकतर तो 1947 से 48 के आसपास जो है वो मिल गए, लेकिन कुछ रियासतें बाद में शामिल हुई। आपको पता है कि 3 ऐसी रियासतें थी जो बाद में शामिल हुई, है ना। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों रियासतें जो है ये बाद में शामिल हुई। हैदराबाद स्टेट जो है 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के बाद भारत के अंदर शामिल हुआ, आसानी से शामिल हो नहीं रहते, ठीक है। तो फिर ऑपरेशन पोलो चलाया भारत सरकार ने 1948 के अंदर, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को क्या कर दिया गया, भारत के अंदर शामिल कर दिया गया। जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा 1947 के अंदर क्या हुआ, भारत में शामिल हुआ। और जम्मू और कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट है ना, महाराजा हरि सिंह जी ने, पाकिस्तान ने हमला किया था, आपको पता है वो स्टोरी। पाकिस्तान ने हमला किया, इधर हरि सिंह जी ने जो है इनसे कांटेक्ट किया, तो पटेल जी ने बोला आपके कि आप पहले हस्ताक्षर को, हम कैसे इंटरव्यू, हम अपनी आर्मी कैसे भेजें। तो आखिर फिर क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है हरि सिंह जी ने हस्ताक्षर किए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में शामिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा, तो ये सारी चीजें हमने देखी, तीनों चीजों के परिसंघ के बारे में हमने पढ़ा, संघ के बारे में पढ़ा, फेडरेशन, और उसके बाद हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, संघ। शक्तियां किसके अंदर, कौन सा ज्यादा ताकतवर देश होगा, परिसंघीय देश ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, फेडरेशन जो है वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली होगा, या फिर आपका यूनियन ज्यादा ताकतवर होगा। तो देखो सबसे ज्यादा इजीली जो राज्य किस बाहर निकल सकते हैं, जितनी आसानी से देश टूट जाएगा उतना ज्यादा वो देश कैसा कहलाएगा, कमजोर देश कहलाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि सबसे आसानी से जो है कौन से ढांचे को सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो कौन से ढांचे को, तो परिसंघ तो आराम से अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे परिसंघ जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर कह सकते हैं। फेडरेशन जो है वो परिसंघ इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता, राज्य इतनी आसानी से अलग हो नहीं सकते, काफी ज्यादा मुश्किल होती है इसके अंदर। तो फिर जो फेडरेशन जो है वो परिसंघ से थोड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और यूनियन जो है वो तो संभव ही नहीं है उसके अंदर, यूनियन के अंदर जो है वो राज्य अलग हो नहीं सकते। तो यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मजबूत सत्ता कहलाएगी। सबसे ज्यादा मजबूत जो है देश कौन सा कहलाएगा, जो यूनियन है, जो संघीय ढांचा है। परिसंघ का उदाहरण हमने देखा 1789 से पहले, 1777 से 1789 तक जो अमेरिका था वो परिसंघ था। 1789 से जब से संविधान लागू हुआ तो वो फेडरेशन हो गया, ठीक है। यूनियन का उदाहरण कौन सा है, भारत जो है हमारा क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसलिए भारत जो है तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग नहीं हो सकते, राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास का जो है हम समाप्त करते हैं। आज हमने देखा परिसंघ, फेडरेशन और यूनियन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये क्लास समझ में आ रही होगी। अच्छे से अच्छा आप पढ़ाई करो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी विषय के ऊपर, अगर आपको पॉलिटी के अंदर किसी भी विषय के अंदर अगर आपको क्लास चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।